अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू वीक 9 लेक्चर ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। जो वीक 9 से लेक्चर्स हैं बच्चे की सारे आपके आफ्टर मिड्स यानी कि जो मिड तक वीक 8 के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए उसके बाद के हैं। ओके बेटे, ये लेक्चर 9 है। ओके, पेज लेआउट हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि हम अपने पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या करी थी, CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और जो उसके अंदर टेक्स्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और स्टाइलिंग के लिंक्स पढ़े थे, बैकग्राउंड को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, टेबल को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम अपने पेज के लेआउट को किस तरह से सेट कर सकते हैं कि पेज के लेफ़्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, बॉटम पे क्या है, सेंटर पे क्या है और फुटर पे क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम किससे डिसाइड करते हैं, डिव टैग से। जब भी हमने पेज की स्टाइलिंग करनी होती है, अपने पेज का लेआउट डिफाइन करना होता है, वो मोस्टली किसके टैग्स होता है, डिव टैग्स होता है। कोडिंग अ पेज यूजिंग द डिव्स एंड CSS, हम क्या करेंगे, डिव के टैग से अपने पेज की स्टाइलिंग सारी सेट करेंगे और CSS लगा के उस पेज के अंदर जो कंटेंट्स होंगे, वो चाहे टेक्स्ट होंगे या जो भी कंटेंट्स हैं उनको सेट करेंगे। ओके, कंसीडर अ वेब एप्लीकेशन टू डेवलप। सिर्फ आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने एक पूरी की पूरी आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है। सपोज़ कि आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसकी पूरी वेबसाइट बनानी है, तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए आपने उस पेज को कैसे लेआउट करना होगा, डिफरेंट पेजेस होंगे एक वेबसाइट पे, वो किस तरह बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कनेक्शंस। अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द सोशल वेब is a connection. User can register themselves. After registration they can send a text message to anybody who is registered with the websites. User can view the received messages. ऐसा ही है, जब भी हमने वेबसाइट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक वेब का स्मॉलेस्ट पोर्शन आ जाता है, एक इंटरफेस ओपन होता है, उस इंटरफेस में आप लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन जो है हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है बेटे कि जीमेल पे आप सब लोग रजिस्टर्ड हैं, तो मैं जब भी जीमेल पे कोई भी चीज़ भेजती हूँ आपके CR को GR को, तभी मेरी उससे कम्युनिकेशन हो सकती है, तभी हम दोनों लोग आपस में मैसेजेस देख सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो पूरी वेब एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से हम पूरी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द साइट। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ बनानी होती है, कोई भी चीज़ डेवलप करनी होती है, हमें सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट। इवन कि आपने एक छोटा सा असाइनमेंट बनानी होती है ना, तो आप उसको असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए मेरे से पहले रिक्वायरमेंट मांगते हैं। सही है, मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन की होती है कि बेटे आपने जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसमें मुझे फलानी वेबसाइट का एक पेज बना के देना है, वो पेज इस किस्म का होना चाहिए, वो क्या होती है, मेरी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जब भी आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, आपकी जो सबसे पहला काम आपने करना होता है, आपने क्या करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। क्या होगी वो रिक्वायरमेंट जी, कि वेब का पेज कैसे नज़र आना चाहिए, इसमें कितने पेजेस होने चाहिए, लेफ्ट पे क्या नज़र आना चाहिए, राइट पे क्या नज़र आना चाहिए, BC की पिक्चर नज़र आनी चाहिए, उसका साथ मैसेज नज़र आना चाहिए कि नहीं, कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए कि नहीं, उसमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर का लिंक होना चाहिए या नहीं। ये सारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट। Okay, group the required information, make a sitemap, identify the key elements for each page, decide about the arrangement of the information on each page, translate the design into code। ये वो सारे बेटे SDLC के सारे स्टेप फॉलो हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मेजर हैं, कौन सी माइनर है, कौन सी पहले फुलफिल करके देनी है यूज़र को, कौन सी बाद में फुलफिल करके देनी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। डिज़ाइन में क्या करना है, आपने एक साइट मैप बना लेना है, यानी कि आपने एक पेज पे लेआउट बना के यूज़र को दिखा देना है, या सॉफ्ट में लेआउट बना के यूज़र को दिखा देना है जी आप क्या चाहते हैं आपकी वेबसाइट इस तरह की नज़र आए। फिर एक सिंपल पेज पे किस किस्म का डाटा नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज होम का होना चाहिए, तो होम पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सेकंड पेज जो है वो हमारा प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट्स आने चाहिए। थर्ड पेज कैटेगरीज़ का होना चाहिए, तो प्रोडक्ट की हर तरह की कैटेगरीज़ किस तरह शो होनी चाहिए, ये क्या है, हर पेज के की एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अरेंजमेंट डिफाइन करनी होती है कि इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन नज़र आए वो सेंटर में लिखी हुई नज़र आए, लेफ्ट पे आए, राइट पे आए, बॉटम पे आए, किस तरह आए। फिर आप क्या करते हैं, एंड पे अपना ये जो डिज़ाइन है कि आपने एक दफ़ा जो ड्रॉ कर लिया है सॉफ्ट में, इसको आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और आपका प्रॉपर वेब पेज जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अब प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, डिफाइनिंग दी रिक्वायरमेंट्स। हमने सबसे पहले क्या ढूंढनी होती है, रिक्वायरमेंट्स के आखिर हमारा क्लाइंट, आखिर हमारा जो कस्टमर है वो किस किस्म की वेबसाइट हमसे डिमांड कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमने वो फुलफिल करके देनी है।
अंडरस्टैंडिंग दी ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब ये कि आप जिनके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल दराज.com की आप अगर सपोज करें वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके टारगेट ऑडियंस कौन है? आप लोग हैं, यंग जो भी यूथ है, हम लोग हैं, हमारे से बड़े जो ओल्ड एज लोग हैं वो हैं, चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे जिनके उनके प्रोडक्ट्स हैं। आपने सबसे पहले क्या करनी है कि अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी होती है जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाना है। ओके, सेकंड, हु विल विजिट योर साइट, क्या है, कौन आपका टारगेट ऑडियंस है, किस किस्म की, किस एज के ग्रुप के लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। यू कैन क्रिएट दी फिक्शनल विजिटर्स मैन एंड वुमेन ऑफ 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज। अभी आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि आप खुद से अपनी फिक्शनल विजिटर क्रिएट कर लें, यानी कि सपोज कर लें आप कि हमारी जो वेबसाइट है जो हम डेवलप कर रहे हैं वो 20 से लेके 50 ईयर्स के जो लोग हैं वो सब के सब लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब वाई, क्यों लोग आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे, वाई हैव दे कम टू योर साइट, सेंड मैसेजेस, व्यू एंड रिसीव मैसेजेस। वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट आपका अपीलिंग लगेगा, वो आपसे चीज़ें क्यों परचेज करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन क्यों करेंगे, आपके पास मैसेजेस क्यों आएंगे, क्योंकि वो उनकी नीड के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। ये क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन से लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और क्या उन्हें आपकी वेबसाइट से चाहिए। ये दो क्या है आपके पास, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट, क्या चीज़ चाहिए। बट डज अ विजिटर नीड टू अचीव अ गोल, कि आप कस्टमर को चाहिए क्या, सपोज कि आपने कस्टमर को जी चाहिए उसकी क्यूरियोसिटी आइटम्स चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी आइटम्स के लिए वो सबसे आसान किसी वेबसाइट पे जाएगा, जैसे अगर सपोज के बेक हाउस की कोई ऑनलाइन साइट बनी होती तो हम लोग घर बैठ के सारी प्रोडक्ट्स जो है वो बेक हाउस से मंगा सकते हैं, मगर नहीं, उनकी कोई होम डिलीवरी नहीं है। तो वट का मतलब ये है कि कस्टमर को चाहिए क्या आपसे। अब हमें बेक हाउस के प्रोडक्ट्स चाहिए जी क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे एक सॉफ्ट फॉर्म में एक वेबसाइट चाहिए जिसके थ्रू हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकें और हमें घर बैठे वो प्रोडक्ट मिल सके। विल दे बी फेमिलियर विद योर प्रोडक्ट, वट का मतलब ये, क्या वो आपके प्रोडक्ट से फेमिलियर। ऑब्वियसली जो लोग बेक हाउस जाते हैं उस प्रोडक्ट से फेमिलियर है, वो डिमांड करेंगे कि जी हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए और हम घर बैठ के चीज़ें आपकी जो हैं वो ऑर्डर कर सकें। हाउ ऑफन का मतलब कब, कितनी चांसेस हैं कि वो मोस्टली आपकी साइट पे आएंगे और चीज़ें परचेज करेंगे। हाउ ऑफर कैन यू रियलिस्टिकली एक्सेप्ट देम टू विजिट इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस, कि मतलब कितने चांसेस हैं, मतलब ना सपोज हम बेक हाउस की एक वेबसाइट बनाते हैं उसमें 70% चांसेस हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो थोड़ी अपर क्लास के लोग हैं वो लाजमी प्रेफर करेंगे कि यार हम बेक हाउस से चीज़ें ले लेते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी सफाई अच्छी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सिर्फ बेटे एक एग्जांपल है, ये बताने का मकसद ये कि जब रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है तो आपने क्या क्या गेट करना होता है, आपने हु, वाई, वट एंड हाउ ऑफन, ये सारी चीज़ें गेट करनी होती है अपनी रिक्वायरमेंट्स में। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, थिंग्स यू वांट द साइट टू डू इज डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द साइट विच आर नॉट ऑलरेडी लिस्टेड। आपने जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी होती है तो आपने जो ओनर है जो आपसे बनवा रहा है वो वेबसाइट, आपने उसकी सारी डिटेल्स जो है वो लेनी होती हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी डिटेल्स हो सकता है कि लिस्ट ना की हो। सपोज़ कि आपको ओनर ने सिर्फ ये कहा है जी मुझे ना एक बेक हाउस की वेबसाइट चाहिए, आपको उसमें से गेट करना है यार उसका वट क्या है, हु क्या है, वाई क्या है, हाउ ऑफन क्या है, और फिर आप वो रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करें अपने ओनर से कि आपको यही सब चीज़ें चाहिए, हम ये आपको अपनी वेबसाइट में बनाएं। क्योंकि ओनर जो है वो बिल्कुल आपको वेग सा आइडिया देगा, आप डेवलपर्स हैं, आपको पता होगा कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही, फिर आप ओनर से कम्युनिकेशन करेंगे, देन वो रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनल होंगी। यूज़र मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। फिर जब वो वेबसाइट बन जाएगी हर कोई रजिस्टर होगा, आपस में एक दूसरे से मैसेज करेगा। और जब आप डेवलपर हैं, आप में सपोज से बच्चे जो है वो फ्रीलांसिंग करते होंगे, उसमें क्या होता है आपको रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाने के लिए, और जो बंदा फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स उठवाना चाहता है, बनवाना चाहता है, उसको भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और कोई आपसे वेबसाइट बनवा रहा है तो आप दोनों, जो आपसे बनवाने वाला है और आप जो कि बनाने वाले हैं, आप दोनों जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, फिर ही आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं तो हम उनकी कैटेगरीज डिफाइन कर लेते हैं। कैटेगरीज क्या होते हैं, यानी कि ग्रुप्स में हम डाटा रख लेते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप से रिलेटेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दूसरे ग्रुप से रिलेटेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन तीसरे ग्रुप से रिलेटेड है। सपोज कि ग्रुप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया, उसमें पहला सेक्शन जो है वो हमने ये डिफाइन कर दिया, एक होम पेज होगा हमारी वेबसाइट का जिसमें यूज़र की लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। जब यूज़र लॉगिन कर लेगा और रजिस्ट्रेशन कर लेगा तब वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या होगा, यूज़र का पेज होगा,
उसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यानी कि सपोज फेसबुक का होम पेज क्या होता है, आपसे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपसे कहता है रजिस्टर करने। देन फिर आपका एक अपना पेज आपने कोई क्रिएट कर लिया है, वो जो आपने अपना पेज क्रिएट कर लिया उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है सारी, यानी कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपके मैसेजेस, आपकी चैट, आपके फ्रेंड्स। इनबॉक्स का एक सेपरेट पेज है जिसमें जी मैसेजेस आ रहे हैं, और आउटबॉक्स का वो पेज है जिसमें मैसेजेस जा रहे हैं। अभी यूज़र के पेज पे डिफरेंट सेक्शंस हमने डिफाइन किया है कि इनबॉक्स वाली टैब में सिर्फ वो मैसेजेस आएंगे जो लोग भेज रहे हैं, और आउटबॉक्स में वो मैसेजेस आएंगे जो हम लोगों को भेज रहे हैं। सेंड अ मैसेज वाली टैब में आएंगे कि हम मैसेज किसको भेज रहे हैं। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, मैप क्रिएट कर लेते हैं। सही है, मैंने आपको ये बताया था आप एक लेआउट उसका क्रिएट कर लें और वो यूज़र्स को दिखा लें। साइट मैप शोज़ हाउ मैनी पेजेस यू नीड एंड हाउ दे रिलेट। जब भी आप एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि पेज 1 होम पेज ऐसा नज़र आएगा, पेज 2 में आपके पास इस किस्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सारी डिटेल्स आ रही होंगी, पेज होम पेज में वर्टिकल में आ रही होंगी, और फिर थर्ड पेज आपका कॉन्टैक्ट अस वाला उसमें सिर्फ बॉटम में आ रही होंगी। ये सारी क्या होती है, डिफरेंट पेजेस हैं। आप इसे ये गेट कर लेते हैं कि हमारे किस पेज पे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी। पूरा आपके पास एक पूरी वेबसाइट का मैप क्रिएट हो जाता है कि पहला पेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यूजली लुक लाइक आइदर अ फैमिली ट्री और अ फोल्डर लिस्ट। सिंपली ऐसे लगता है कि एक वेबसाइट है, उसके अंदर 4 पेजेस बनेंगे, उन 4 पेजेस का कौन कौन सा फॉर्मेट होगा, पहले पेज में किस तरह की चीज़ें आएंगी। इस तरह होता है जिस तरह एक फैमिली ट्री बना हुआ, ऐसे होता है साइट मैप कि हमारे पास होम पेज होगा और एक यूज़र का पेज होगा। 2 पेजेस होंगे जी हमारी वेबसाइट में। अब होम पेज में डिटेल होंगी सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की, मगर यूज़र पेज में जो डिटेल होंगी वो इनबॉक्स की भी होंगी, आउटबॉक्स की भी होंगी और सेंड मैसेजेस की भी होंगी। ओके, की एलिमेंट्स फॉर ईच पेज। अभी हमने ये डिसाइड किया था, फोर्थ स्टेप ये था कि जो भी आपका पेज है उसकी की एलिमेंट्स डिफाइन करना है, यानी कि कॉमन सेक्शन कौन सा होगा, हेडर, नेविगेटर और फुटर। आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो 4 पेजेस हैं जी ये हमारे, इन चारों पेजेस का हेडर भी सेम होना चाहिए, सबका हेडर सेम होगा, सबका फुटर सेम होगा। इनके ऊपर जब सब पेजेस पे सेम ही बैनर आ रहा होगा और सेम ही लोगो आ रहा होगा पूरी वेबसाइट के। पेज स्पेसिफिक सेक्शंस, उसमें फिर क्या करना होता है, आपने ये डिसाइड कर लिया जी होम पेज पे जो है वो वर्टिकल में डाटा आना चाहिए और यूज़र पेज में हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस वाले में सिर्फ बॉटम पे आना चाहिए। ओके, कॉमन सेक्शंस हमेशा आपका हेडर और फुटर होता है, यानी कि पेज का टॉप और बॉटम पूरी वेबसाइट के लेआउट में सेम होता है। डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जिस तरह आप होम पेज के लिए जो की एलिमेंट्स हैं वो लॉगिन का फॉर्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होना चाहिए, और यूज़र वाले पेज में सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इनबॉक्स पेज जो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, जो भी आपके पास मैसेजेस आए हैं। आउटबॉक्स वाले पेज में वो सारे मैसेजेस होने चाहिए जो आपने डिफरेंट लोगों को भेजे हैं, और जो सेंड मैसेज पेज है वो फॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैसेज जो है वो कस्टमर को भेज रहे हैं, कोई रिप्लाई लिख के, कोई भी रिव्यू लिख के। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट पेज, आपकी मर्जी आप कौन से एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं। ओके, ये अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑन पेज। फिफ्थ एलिमेंट हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप, जब हमने डिसाइड कर लिया कि किस किस एलिमेंट पेज पे क्या क्या रखना है तो उन सबको अरेंज भी करना है। जिस तरह अब इस पेज में हमने डिसाइड किया हुआ है जी, लेफ़्ट साइड पे हमेशा लोगो आएगा और राइट साइड पे हेडर आएगा, और पेज के बॉटम पे जो है वो फुटर आएगा। ये जो ब्लू कलर का ये वेब पेज है, और इसके सेंटर वाले पोर्शन में लॉगिन वाले पेज पे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके नीचे साइन इन की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ये हमने क्या किया, अब अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिए कि किस तरह एलिमेंट्स जो हैं अरेंज होंगे। ओके, नेक्स्ट पेज हमारा यूज़र वाला पेज था, उसमें हमने क्या कहा था कि हेडर और फुटर सेम रहना चाहिए, लोगो सेम है, ऐसा ही है, हेडर सेम है, फुटर सेम है। अब यूज़र वाले पेज में हमने क्या कहा था, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर यूज़र की कोई पिक्चर जिस तरह फेसबुक पे आ रही होती है, यहाँ पर यूज़र के एक्शन, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, जो भी चीज़ें वो देना चाहता है, यहाँ पर यूज़र का डाटा कि दिस इज़ योर वेब पेज, यहाँ पर मैसेजेस, अब वो इनबॉक्स वाले मैसेजेस भी हो सकते हैं, रिसेंट मैसेजेस भी हो सकते हैं, आउटबॉक्स वाले भी हो सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी जिस तरह आपने अपने पेज को अरेंज किया है। ओके, सेकंड स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट गैदर जब हो गई, सारे स्टेप फुलफिल हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है इसको आपने कोड में कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। ओके, लिक्विड वर्सेस फिक्स डिज़ाइन, द डिफ टैग एंड कोडिंग विद डिज़ाइन।
अच्छा, ये अब हम वन बाय वन देखेंगे क्या होता है। डिव टैग से हम अपने पेज की सारी कोडिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग यानी CSS के थ्रू भी कोडिंग कर सकते हैं। लिक्विड वर्सेस फिक्स डिज़ाइन का मतलब ये जिसमें हमारे एजेक्स लगे होते हैं, यानी कि मोबाइल पे भी एक तरह चीज़ नज़र आए और वेब पेज पे भी। और फिक्स डिज़ाइन जो होता है वो फिक्स्ड ही रहता है, चेंज नहीं होती उसकी विड्थ और जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली डिवाइस के अगेंस्ट चेंज नहीं होती। ओके, अब वन बाय वन स्टडी करते हैं कि लिक्विड डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइनर्स ऑटोमेटिकली फिट्स टू द स्क्रीन यूज परसेंटेज वैल्यूज टू डिक्लेयर हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन। यही मैंने आपको बताया। फिक्स डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन विद फिक्स्ड विड्थ यूज द फिक्स्ड वैल्यूज टू डिक्लेयर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन। जो लिक्विड डिज़ाइन होता है उसमें ये होता है कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, जो भी आपकी डिवाइस है, उस डिवाइस के अगेंस्ट जो है वो आपका डिज़ाइन सेट हो जाता है। सपोज कि आप अगर 14 इंच लैपटॉप पे अगर वेब खोल रहे हैं तो वो 14 इंच लैपटॉप पे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उसका डिज़ाइन। और वही सेम वेबसाइट अगर आपने 17 या 21 इंच वेबसाइट पे क्रिएट की है तो वो जो 21 और 21 इंच वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपकी गेट हो जाएगी वो वाला डिज़ाइन। और फिक्स डिज़ाइन ये होता है जहाँ पर आपने पेज लिमिट डिफाइन की हुई है। जैसे आपको ये देखें यहाँ पर फिक्स नज़र आ रहा होगा, ये जो मेरी स्लाइड है इसके साइड्स पे यहाँ पर आपको ब्लैक मार्क नज़र आ रहा होगा, ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको ब्लैक मार्क साइड पे नज़र आ रहा है ये फिक्स है। मैंने इसकी विड्थ सेट की हुई है कि मार्जिन जो है वो लेफ्ट और राइट से इतने इतने छोड़ देने, ये बार बार जो है वो चेंज नहीं होगा वेब के अकॉर्डिंग। फिक्स डिज़ाइन ये करता है कि हमारी जो स्क्रीन है आप ये साइडों पे देख रहे हैं, ये मतलब फिक्स जब हम मार्जिन सेट कर देते हैं कि लेफ्ट राइट से इतनी स्पेस आए और फिर वेब का पेज जो है वो सेंटर वाले पोर्शन में नज़र आए। वो जो लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट ना करके ये कौन सा डिज़ाइन होता है, फिक्स डिज़ाइन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिव टैग। डिव टैग क्या करता है, यूज डिव्स टू क्रिएट दी स्केलेटन ऑफ अ पेज, यानी कि पेज में लेफ्ट पे क्या आना चाहिए, राइट पे क्या आना चाहिए, बॉटम पे क्या आना चाहिए, फुटर पे क्या आना चाहिए, सेंटर में क्या आना चाहिए, किस तरह का आना चाहिए, सब किससे डिसाइड होता है, इस डिव वाले टैग से हम सेट कर सकते हैं। देयर शुड बी नो डिस्प्ले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन XHTML। XHTML में कभी भी डिस्प्ले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि लिक्विड और स्टैटिक पेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। XHTML में ऐसा होता है। द गोल is to separate the information from the layout presentation of the page. Layout is entirely controlled by CS। पेज का लेआउट जो है वो हम entirely CSS से कंट्रोल करते हैं, किस टैग के अंदर, इस div टैग के अंदर। The div tag defines a division or a section in the HTML document। div फर्स्ट 3 वर्ड्स किसके हैं, डिवीजन के, कि पेज को किस तरह किस किस पोर्शंस में हमने डिवाइड करना है, लेफ्ट पे कितना करना है, राइट पे कितना करना है, टॉप पे कितना करना है, बॉटम पे कितना करना है, सेंटर पे कितना करना है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, डिव टैग की हैं। The div tag is used to group the block elements to format them with CSS। हम div tag को CSS के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पेज का फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकें। The div element is very often used together with CSS। यही आपको बताएगी टिप की div जब CSS के साथ यूज़ करते हैं तो आपके पेज का लेआउट जो है वो बेटर क्रिएट होता है। By default browser always place inline break before and after the div element, however this can be changed with CSS। ओके, अब डिव टैग जो है जो कि हमारे पेज को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड करता है, उसके क्या क्या सेक्शंस है। सबसे पहला हमारा लोगो और टाइटल का सेक्शन है जो कि मास्टर हेड का सेक्शन होता है। देन मेन्यू का सेक्शन होता है, कंटेंट्स होते हैं, सर्च का सेक्शन है और फुटर का सेक्शन है। डोंट ओवर यूज द डिव टैग। वो ये कह रहा है कि आप अपने पेज को इतने भी सेक्शंस में मत डिवाइड कर दें कि आपकी वेबसाइट की कोई लुक एंड अपील जो है वो रहे ही ना। डोंट वरी अबाउट पोजिशनिंग इन दी XHTML। XHTML में पोजीशनिंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर देता है आपके पेज के लेआउट के अकॉर्डिंग। ओके, द div tags define a division or selection in the HTML document, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। Visually allows us to make a container that can be formatted, does not have format by itself, used to logically group a sequence of block level tags. Don't try to use it to the group tags that are not at the block level, like the break can be declared as div। div का जो टैग है उसको डिक्लेयर करने का फॉर्मेट जो है वो div का है। हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम div को ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जो कि एक पेज है सेपरेट, उसको डिफरेंट सेक्शन में किस तरह डिवाइड करना है, लेफ्ट पे ये चीज़ें आएंगी, राइट पे ये चीज़ें आएंगी, बॉटम पे ये आएंगी, टॉप पे ये आएंगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, div टैग यूज़ करते हैं। और जो ब्लॉक लेवल टैग है, जिस तरह ब्रेक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ आप डिव टैग नहीं यूज़ कर सकते। एनी ब्लॉक लेवल टैग कैन हैव इट्स विड्थ एंड हाइट सेट। बी केयरफुल स्पेशली विद द हाइट बिकॉज इफ द टेक्स्ट एक्सीड द साइज ऑफ द एरिया लोकेटेड
unpredictable things might occur. Example, keep the body to 75% of the width of the browser window. Body width is equal to 75. ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि जो ब्लॉक लेवल टैग्स हैं उनकी विड्थ के साथ जब भी आप काम करें तो आप स्पेशली केयर करें. सपोज कि अगर आपने बॉडी की विड्थ जो है वो 75% सेट की है तो वो आपको इस पेज के अंदर 75% तक तो नज़र आएगी इतनी, मगर अगर आप उसको 150% सेट कर देते तो आपका वेब पेज इस वेब पेज की लिमिट से बाहर जाना शुरू हो जाएगा और आपको आगे से नज़र ही कुछ नहीं आएगा. तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा यार वेब पेज ख़त्म कहाँ हो रहा है जाके. ठीक है, इसलिए जब भी विड्थ पे काम करना है तो वो बहुत एहतियात से करना है. यूज़ दी फ्लोट एट्रीब्यूट. फ्लोट एट्रीब्यूट आप डिव टैग के साथ इसलिए यूज़ करते हैं जब आपने अलाइनमेंट देनी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है या फिर राइट अलाइनमेंट देनी है. ठीक है, उसके लिए जो टैग यूज़ होता है डिव के साथ वो कौन सा यूज़ होता है, अलाइन की जगह फ्लोट के कीवर्ड से यूज़ होता है. टेक्स्ट इज अलाइंड अराउंड दी ब्लॉक लेवल टैग. अब जो भी आपका ब्लॉक लेवल टैग है यानी बॉडी 75% तक की नज़र आनी चाहिए, उस पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर सेट करनी है तो वो किसके टैग के थ्रू सेट होगी, फ्लोट के टैग के थ्रू. क्लियर का टैग क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फ्लोटिंग एलिमेंट फ्रॉम अपीयरिंग अलोंग द साइड ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट. ये बाहर जाने से यानी कि कंटेंट पेज वेब की लेंथ से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, क्लियर का. एग्जाम्पल दी हुई है सिर्फ डिव टैग की. आपने बॉडी के अंदर क्या करना है, डिव का टैग ओपन करना है और उसके साथ कौन सा कीवर्ड लिख देना है, स्टाइल का. जैसे इस स्टाइल का कीवर्ड लिख दिया, ये क्या बताएगा कि ये जो अब डिवीजन होगी पेज की इस पोर्शन की उसका स्टाइल क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ग्रे नज़र आएगा और उसके अंदर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन. और सेकंड एक और आपने डिवीजन किए पेज की, पेज स्टाइल उसका बैकग्राउंड कलर रखा है और उसके अंदर कंटेंट क्या पेस्ट कर दिया, दिस इज सेकंड सेक्शन. अब आप देख रहे हैं आपके पेज पे क्या हुआ, एक पेज को आपने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करके डिफरेंट कलर दे दी. ये आपका क्या है, पेज का लेआउट है. पहले को ग्रे कलर दिया है और दूसरे को रेड कलर दिया है. ओके, कोडिंग द डिज़ाइन. अब डिव की जो आईडी है आप ऐसे भी क्रिएट करते सकते हैं. डिव के टैग की एक आईडी रख दे कंटेनर. कंटेनर क्या हो जाएगा, ये पूरा पेज जिसके अंदर आपने चीज़ रखनी है. एक डिव आईडी आपकी क्या है, हेडर. ये जो ऊपर आपको चीज़ नज़र आई आपकी क्या है, हेडर. और दूसरी डिव आईडी क्या है, लोगो. इस लोगो वाले पोर्शन में क्या आएगा और इस हेडर वाले पोर्शन में क्या आएगा. बैक स्लैश ये यहाँ पर इसकी डिव बंद की, ये जो बैक स्लैश डिव है ये आपने हेडर की डिव बंद की. अब ये जो बैक स्लैश डिव है ये आपने किसकी बंद की, कंटेनर की. अब ये डिव करेंगे क्या, आपके पास एक कंटेनर होगा उसके अंदर आपने एक और डिव सेक्शन क्रिएट की लोगो का, उसके अंदर एक और डिव का सेक्शन क्रिएट किया आपने हेडर का. अब इस हेडर के अंदर बॉडी के अंदर भी फर्दर डिव्स कैसे क्रिएट हो सकती हैं. आपकी डिव आईडी क्या है, वही कंटेनर. ये वही कंटेनर है, उसके अंदर हेडर्स और लोगोज आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं. फिर आपकी डिव आईडी आपने नई क्रिएट की, सेंटर कंटेंट. ये सेंटर कंटेंट है. फिर फॉर्म के अंदर के कंटेंट है. फिर फॉर्म की हेडिंग का कंटेंट आपने अपनी मर्जी से जो भी चीज़ रखना चाहते हो. फिर फॉर्म के अंदर जो रोज़ हैं 1 2 3 4 जितनी भी रोज़ रखी हुई उनका कंटेंट आपने डिसाइड किया. अब ये डिफरेंट आपने कलर सेट किए हैं वो आप डिफरेंट तरीक़ों से सेट कर सकते हो. ये एग्जांपल दी है कि डिव एक कंटेनर के अंदर एक पेज के अंदर आप देखें कि किस तरह आपने डिफरेंट पोर्शंस में अपने पेज को डिवाइड किया है. ओके, डिवाइडर कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है, हेडर्स एंड लोगो रखे हुए हैं. कंटेंट सेंटर में हमने लॉगिन की इंफॉर्मेशन रखी हुई है. फिर फॉर्म के कंटेनर रखा हुआ है. फिर फॉर्म के अंदर हेडिंग रखी है. फिर उस फॉर्म के अंदर रोज़ रखी हुई हैं. ये डिफरेंट कंटेंट हमने अपनी मर्जी से सेट किया. ये जो फॉर्म था ग्रे कलर का इसके अंदर 1 2 3 रोज़ रखी हैं. इसके ऊपर फॉर्म की लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म की हेडिंग है और ये सेंटर में डिव के कंटेंट. आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी के कंटेंट जो है वो सेव कर सकते हैं. अब वो सारी चीज़ों के बाद हमने यहाँ पर एक नई आईडी भी इंट्रोड्यूस कराई है, डिव आईडी फुटर की. ये देखें, अब यहाँ पर आप देखें इस ग्रे के बाद एक और नई ब्लू लाइन लगी हुई है इस ग्रे के अंदर जो कि क्या बता रही है, फॉर्म का फुटर भी होगा. हेडर में क्या आएगा, हमेशा लोगो और डिज़ाइन. और फुटर में आपके पास क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस वाली इंफॉर्मेशन. ओके, डिव रिक्वायर्स टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन कंटेनर, फिर हेडर, फिर लोगो, फिर सेंटर कंटेनर, फॉर्म की हेडिंग, फॉर्म की रोज. आपकी मर्जी है किस तरह से आप डिव्स अपनी पेज की डिवीजन करना चाहते हैं. यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया उसमें हमने पहले एक मेन कंटेनर रखा है, उसके बाद हेडर लगाया, फिर लोगो लगाया, फिर सेंट्रल कंटेनर लगाया, फिर फॉर्म का कंटेनर लगाया, फिर हेडर लगाई, फिर उसकी रोज रखी हैं. अब आप इसकी कोडिंग में आ जाए, यहाँ से आपको नजर आएगी कि कोडिंग हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दिया है, CC. अब ये आप किस में कोडिंग करें, ये आपकी जो पिछले लेक्चर में हमने .css की फाइल सेव की थी उसमें हमने कंटेनर का कलर सेट किया है.
मैंने आपको हमेशा बताया था जब आप एक्सटर्नल CSS की फाइल में क्रिएट कर लेते हो तो आपका कोड जो है वो एफिशिएंट ज़्यादा होता है। हाइट आपने जी सेट कर लिया, ऑटोमेटिकली हाइट सेट हो जानी चाहिए वेब पेज की। विड्थ उसकी 80% ही रहनी चाहिए, यानी यहाँ से और यहाँ से 10% जो है गैप होना चाहिए। मार्जिन लेफ्ट 10% का होना चाहिए। बॉर्डर 2 पिक्सल होना चाहिए। बॉर्डर का कलर ये होना चाहिए। हेडर की अपनी डिटेल। अब ये जो मेन आपका कंटेनर है यानी कि ये पेज, इसकी जो स्टाइलिंग है वो ऐसी होनी चाहिए। फर्दर इस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम अपनी स्टाइल शीट में डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या किया, उस कंटेनर के अंदर हमने हेडर यानी कि जो उस पेज के अंदर यहाँ पर हेडर बनाया था लोगों के साथ, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। उसकी विड्थ होनी चाहिए 100%, हाइट होनी चाहिए 18%, बैकग्राउंड में उसके ये वाला इमेज आना चाहिए, बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए, पोजीशन उसकी ये होनी चाहिए, उसकी मार्जिन क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सेट हो जानी चाहिए। ओके इसी तरह अब हमने जो लोगो वाला सेक्शन डिव का क्रिएट किया था, उस लोगो की जी क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। उसके बाद लोगो के बाद हमारे सेंटर कंटेंट यानी पेज के सेंटर वाले कंटेंट किस किस्म के होने चाहिए वो यहाँ पर हमने अपनी CSS में सारी डिज़ाइनिंग जो है वो दिखा दी। ओके अब ये हमने जो सारी डिज़ाइनिंग दिखा दी, ये सारी चीज़ें सेट कर दी। अब हमने डिव के टैग से गेट क्या करना है, div डॉट सेंटर अंडरस्कोर कंटेंट। अब इस सेंटर वाली क्लास के अंदर जो भी आपने स्टाइलिंग सेट कर दी है, जब आपने उसको डिव के टैग से गेट कर लिया तो आपके पेज के सेंटर में ये सारी की सारी स्टाइलिंग आ जाएगी। इसी तरह फॉर्म के कंटेनर की स्टाइलिंग गेट कर ली आपने किससे, डिव के टैग से। ये सब कुछ आप अभी किस में करें, अपनी CSS वाली स्टाइल शीट में करते जा रहे हैं। इसी तरह फॉर्म के लिए जो डिज़ाइनिंग सेट की थी वो गेट कर ली। रोज के लिए जो भी डिज़ाइनिंग सेट की थी वो गेट कर ली हमने। ओके लेबल्स के लिए जो डिज़ाइनिंग सेट किया, जो भी इनपुट डाटा के लिए डिज़ाइनिंग सेट किया वो आप अपनी मर्जी से गेट कर सकते हैं। स्पेस के लिए div डॉट स्पेस। अब अगर आप सिर्फ सिंपली एक किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेस के लिए सिंगल एलिमेंट्स के लिए डिज़ाइनिंग सेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी गेट कर सकते हैं div डॉट स्पेस, और यहाँ पर इसकी एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर दिए। फुटर की क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, सेपरेट फुटर की डिज़ाइन कर दी और फिर हमने div डॉट फुटर से गेट कर लिया तो सारी डिज़ाइनिंग हमारे पास फुटर की आ जाएगी। अब जब इसको हमने रन करना है CSS की फाइल से तो वो किस तरह हमारे पास फाइल में गेट होगा। आपने क्या करना है, टाइटल के बाद जाके लिख देना है, लिंक दे देना अपनी स्टाइल शीट का, स्टाइल डॉट CSS का। बॉडी वाली टैग में अब आपको पता है हमने डिफरेंट डिवीजन्स क्रिएट कर ली थी स्टाइलिंग शीट में CSS में। अब हमने सिर्फ वो डिवीजन्स गेट करनी है। हमने div id लिख देना कंटेनर, सारी जो भी कंटेनर्स की डिटेल थी वो आ जाएंगी। फिर div id हेडर, जो हेडर्स की डिटेल थी वो आ जाएंगी। div id लोगो, लोगो के बाद जो इमेज सोर्स है हेडर में वो सारी डिटेल आ जाएंगी। उनकी हाइट विड्थ ऑटोमेटिकली ये कौन सी गेट होती जाएंगी, डिव से गेट होती जाएंगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये कहाँ से मिल रही है, हमारी कंटेनर का पेज ग्रे है जो हमने अपनी स्टाइल शीट में डिफाइन किया है। हमारा लोगो जो है वो कनेक्शंस का है, ये वो इमेज है लोगो का जो हमने खुद डिफाइन किया था। और ये ब्राउन कलर वो जो हमने हेडर का CSS की कोडिंग में डिफाइन कर दिया था। ये सब बाय डिफॉल्ट उसने ऑटोमेटिकली गेट कर लिया है। अब फर्दर उसने क्या गेट किया हुआ है, div id में सेंटर का स्टाइल भी गेट किया हुआ है। जो आपने सेंटर कंटेंट रखे थे स्टाइल शीट में वो आ जाएंगे। फॉर्म के कंटेंट आ जाएंगे, फॉर्म की हेडिंग जो भी आपने डिसाइड की होगी वो भी आ जाएगी। फॉर्म की रोज वो भी आ जाएंगी। लेबल जो भी आपने लेबल पे सेटिंग लगाई थी वो भी आ जाएगी। और ये 1 बाय 1 आपने क्या करनी है, डिव जो ओपन की थी वो क्लोज कर दी। अब आपके पास किस तरह का पेज ओपन हो रहा है ये देखें, कंटेनर में वही ग्रे कलर है। उसके बाद जो सेंटर कंटेंट थे वो सेंटर में आ गए हैं। फॉर्म आपने क्रिएट किया, उस फॉर्म में यूजर नेम ऐसे आना चाहिए था, आपने स्टाइलिंग में डिफाइन किया हुआ है। लेबल आपका इस तरह लिखा हुआ नजर आए और उसके आगे टेक्स्ट फील्ड इस तरह है, वो एज इट इज आपको डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। ओके नेक्स्ट आपने div की क्लास गेट की हुई है स्पेस की, जिसमें आपने स्पेस का स्टाइल डिफाइन किया था, फॉर्म के कंटेनर का स्टाइल डिफाइन किया था, फॉर्म की हेडिंग का स्टाइल डिफाइन किया और लेबल पे आपने टाइप किया है फिल योर नेम, अपना नाम फिल करें और अपना ईमेल एड्रेस फिल करें। अब जो आपके पास डिटेल आ रही है वो उसी तरह सारी आ रही है जो आपने CSS में डिफाइन किया है। सिर्फ अब यूज़र की रजिस्ट्रेशन की डिटेल है कि वो रजिस्टर करे तो अपना नाम एड्रेस फ़ोन और ईमेल डाले और इसको एग्जीक्यूट करें। फुटर फिर आपने डिफाइन की थी तो आपने div id फुटर से फुटर गेट कर लिया है और फुटर पे @ कॉपी का साइन लगाया है, ऑल राइट रिजर्व लिखा है और यहाँ पर आपके पास फुटर आ गया। फुटर आपने पीछे साइज में स्टाइलिंग शीट में डिफाइन किया होता है फुटर किस तरह होना चाहिए और उस पर किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। ओके बेटे दिस इज ऑल अबाउट पेज फॉर्मेट। हम पेज को किस तरह सेट करते हैं, पेज की फॉर्मेटिंग किस तरह होती है, उसमें डाटा किस तरह से रखा जाता है, ये सारी की सारी डिटेल्स पेज की जब हमने कवर कर ली div के टैग से। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे,
ये जो यहाँ पर पेज का फॉर्म बनाया हुआ है, ये सेम आपने कोड यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी पेस्ट करना और रन करके दिखाना है। इसके बाद आपने मुझे ये एज एन असाइनमेंट सबमिट करानी है, असाइनमेंट नंबर 3, जिसमें आपने अपने पेज का लेआउट और फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।